नमस्कार और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जो कि है डीप स्टेट एंड इंट्रोडक्शन के ऊपर। इसमें हम देखेंगे अदृश्य डीप स्टेट के राज, द सीक्रेट ऑफ डीप स्टेट। आइए शुरू करते हैं। डीप स्टेट की पहले हायरार्की देखते हैं और नेटवर्क का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे ऊपर आता है टीयर 1 जिसमें आता है क्राउन काउंसिल ऑफ 13। It's also referred to as Crown Council of 13 bloodline families। 13 फैमिलीज हैं जो अदृश्य राज्य को कंट्रोल करती हैं, डिस्क्राइब एज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये जो है सारे निर्णय ये बॉडी लेती है जो कि क्राउन काउंसिल ऑफ 13 कहलाती है। इसमें 13 फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और ये कमिटी ऑफ 300 के ऊपर होती है। Allegedly consist of most ancient intermarried aristocratic families, sometimes called the Illuminati or European Black Nobility। तो ये काफ़ी पुराने वंशज हैं जो कि रॉयल्टी से आते हैं और आपस में इनकी शादी हुई है ताकि ये राज अपने पास रख सकें और इनको कहा जाता है ग्लोबल एलीट। इनके नीचे आते हैं सेकंड लेवल पे टीयर 2 पे कमिटी ऑफ 300। ये बनी थी सन 1727 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की काउंसिल ऑफ 300। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो ब्रिटेन में इन्होंने बनाया था काउंसिल ऑफ 300। 300 लोग ऐसे चुने गए थे जो कि सारे निर्णय लेते थे क्योंकि भारत से इनके पास बहुत पैसा जा रहा था और उस पैसे का क्या करना है, कैसे और अपनी पकड़ मजबूत करनी है, ये लोग डिसाइड करते थे। Claim to direct global banking, corporate media and political networks। तब से आज तक इन लोगों ने डायरेक्शन दिया है ग्लोबल बैंकिंग को, कॉरपोरेट वर्ल्ड को, मीडिया को और पॉलिटिकल नेटवर्क्स को। कंटेन्स ब्लैक नोबिलिटी जो कि क्राउन काउंसिल ऑफ 13 है, उन फैमिली मेंबर्स को कंसिस्ट करती है ये कमिटी ऑफ 300। एंड ईस्टर्न यूएस लिबरल एस्टैब्लिशमेंट्स, और ये जो लिबरल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो कि मुखौटा बनाते हैं समाज सेवा का, वो लोग इसमें हैं जैसे कि रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, एस्टर्स, ओपेनहाइमर्स, ब्रिटिश रॉयल्स, हाउस ऑफ ऑरेंज, इटालियन नोबिलिटी एक्सेट्रा। तो मतलब यूरोपियन इसमें रॉयल्टी भी है, तो ब्रिटिश रॉयल्स, हाउस ऑफ ऑरेंज, इटालियन नोबिलिटी ये है। साथ में जो बड़े प्रोमिनेंट लोग थे वो भी इसमें शामिल हैं जैसे कि रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर्स, एस्टर्स, ओपेनहाइमर्स। ये इसको कहते हैं पुराना पैसा। ये है मेन कंट्रोल। तो जो मेन कंट्रोल है, ग्लोबल एलीट्स जो हैं वो सदस्य हैं इस कमिटी ऑफ 300 के और वो मेन कंट्रोल करते हैं अदृश्य राज्य का। ये ज़्यादातर बैठते हैं प्रेजेंटली नॉर्थ अमेरिका में और हिस्टोरिकली यूरोप में। उसके बाद आता है तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग है स्टीयरिंग बॉडीज एंड पॉलिसी ग्रुप्स। अब ये कमिटी ऑफ 300 जो है, इन्होंने जो सोचा है, जो डायरेक्शन इनके मन में आया है, जो खुराफात इनके मन में आई है, वो कौन कैरी आउट करेगा। उसके लिए इन्होंने कई सारी बॉडीज़ बनाई हुई हैं जो कि रेगुलरली मिलती हैं, करीब करीब हर साल या हर क्वार्टर मिलती हैं और फिर ये अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं। तो ये स्टीयरिंग बॉडीज़ और पॉलिसी ग्रुप्स होते हैं और दुनिया भर में फैले हुए हैं, खास तौर पे यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। तो ये है राउंड टेबल ग्रुप्स। क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम एक ऐसा क्लब है जिसमें डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी सेटिंग होती है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय लोग भी शामिल हैं। भारत के करीब 4 लोग शामिल हैं इसमें। टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट ये बना था करीब 100 साल पहले। चैथम हाउस, RIIA, ट्राइलैटरल कमीशन, बिल्डरबर्ग ग्रुप, CFR, UN और ऐसे कई सारे बॉडीज़ हैं जो कि इनके कंट्रोल को आगे बढ़ाती हैं। तो जो एलीट कंट्रोल करते हैं वो इनके थ्रू करते हैं। उसके बाद चौथे लेवल पे ये आपको दिखाई पड़ेगा गवर्नमेंट लेवल पे। गवर्नमेंट को जो इन्फ्लुएंस किया जाता है जैसे कि प्रेसिडेंट्स हो गए जो कि कुछ नहीं बल्कि एजेंट होते हैं इन बिजनेसमैन के या फिर इन ग्लोबल एलीट्स के जो उनका काम करते हैं। कभी तो गंदा काम भी करते हैं उनका। तो फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी दिखाई देते हैं
और यहाँ से उठ के ये गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं। तो ये आपको दिखाई भी पड़ेगा। तो इंश्योरेंस जायंट्स जैसे कि जनरली, आरएएस, ईगल स्टार एंड प्रूडेंशियल, ये MI6 से लिंक्ड है। मेजर बैंक जो बड़े बैंक हैं जैसे कि बार्कलेज, HSBC, हांगकांग एंड शंघाई कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेशंस जैसे कि IBM, RCA, GE, ब्रिटिश पेट्रोलियम, रॉयल डच शेल, यूनाइटेड फूड, लीमन ब्रदर्स, ये सब जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, अ, ये कठपुतली हैं इन ग्लोबल एलिट्स की। फ्रॉम द बैकबोन ऑफ लॉजिस्टिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, तो यहाँ से पैसा आता है और यहाँ से लॉजिस्टिक्स मतलब सामान्य लोगों को यहाँ से वहाँ करना, ये लोग देखते हैं। उसके बाद आता है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है? ये किया जाता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और मीडिया कंट्रोल के जरिए। टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट जैसे कि हमने देखा था, जो कि एक स्टीयरिंग बॉडी है, ये बनी थी करीब 100 साल पहले यूके में, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट ये ह्यूमन बिहेवियरल स्टडीज एंड माइंड कंट्रोल करता है। यूके की मिनिस्ट्री प्रोपेगेंडा विंग है, यूके मिलिट्री साइऑप्स है, इंक्लूडिंग 15 यूके साइकोलॉजिकल ग्रुप्स, जो कि अब ये पार्ट है 77th ब्रिगेड के, एडमिनिस्टर्ड विया चिकसैंड्स एंड डेनिसन बैरक्स। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये चंद ग्लोबल एलीट हैं जो कि कमिटी ऑफ 300 को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद कंट्रोल बॉडीज आती हैं, फिर गवर्नमेंट लेवल पे आता है और फिर पब्लिक के लेवल पे आता है, जहाँ पे मेजर वेपन जो यूज़ करते हैं वो मीडिया कंट्रोल है। हाइडिंग इन प्लेन साइट, ये कौन है, क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो हमने जैसे कहा था कि क्राउन काउंसिल ऑफ 13 फैमिलीज जो हैं वो कौन सी हैं। तो इतनी डीप रिसर्च आपको ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगी। नेट पे मैंने भी काफ़ी छाना था, काफ़ी मुश्किल से ही मिली है, तब जाके असेंबल किया है। एस्टर्स, कॉलिंस, फ्रीमन, ली जो कि चाइनीज़ है, रॉकफेलर, वैन डाइन, रॉथस्चाइल्ड, बंडी, डुपॉन्ट फ्रेंच, कैनेडी, ओनासिस, रसल और मेरोविंजियन, ये फैमिलीज़ हैं, 13 फैमिलीज़ जो कि ओरिजिनल यूरोपियन एशियन ब्लड लाइन्स हैं, जो कि क्राउन काउंसिल ऑफ 13 में है। उसके बाद आता है कमिटी ऑफ 300, 300 लोग जो कि पूरे विश्व को कंट्रोल करते हैं, सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। ये हैं कौन? ब्रिटिश रॉयल्स हैं, जो कि क्वीन एलिजाबेथ टू जो थी, क्वीन जूलियाना ऑफ नेदरलैंड्स, क्वीन मार्गरेट डेनमार्क, किंग माइकल रोमेनिया, प्रिंस एडवर्ड केंट के, ड्यूक्स ऑफ केंट एंड वेसेक्स, फ्रांस ड्यूक ऑफ बवारिया, फ्रीसो प्रिंस ऑफ ऑरेंज नासाउ। तो ये रॉयल्टी है। कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल एलिट्स, बिल गेट्स नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर हैं, एल गोर जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे क्लिंटन के टाइम पे, जॉन एल्किन, स्टैनली फिशर, मिखाइल गोर्बाचोव, वॉरेन बफेट, मेंबर्स ऑफ रॉथस्चाइल्ड, ओपेनहाइमर, रॉकफेलर्स एंड बंडीज, ये हैं पॉलिटिकल एलिट्स एंड कॉर्पोरेट एलिट्स। उसके बाद आते हैं राउंड टेबल ग्रुप्स, जो कि मिलनर ग्रुप एंड ऑफशूट्स हैं, ट्राइलैटरल कमीशन भी है। बिल्डरबर्ग ग्रुप है। बिल्डरबर्ग ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स हर साल मिलते हैं। 2 साल जब कोरोना था, 21-22 तब नहीं मिले थे, वरना हर साल ये मिलते हैं, करीब समर टाइम में मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जाएगी। और ये इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये होते हैं यूरोपियन या नॉर्थ अमेरिकन। बाहर के लोगों को इसमें आना अलाउड नहीं है। इंडियन जो कि कोई कंपनी हेड कर रहा है यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में, उनको इनविटेशन मिलते हैं। इस बार 2025 में करीब 4 इंडियन भी शामिल थे। उसके बाद आता है स्टीयरिंग बॉडीज एंड पॉलिसी ग्रुप्स। टैविस्टॉक हमने देखा था, जो कि 100 साल पहले बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे यूके में। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर साइऑप्स को देखता है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, चैथम हाउस, बहुत रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री ने वहाँ पे जाके प्रेस मीट की थी। ये हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के पहले। CFR, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, क्लब ऑफ रोम हमने देखा। जर्मन मार्शल फंड, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। डिचली फाउंडेशन, विल्टन पार्क, यूके डिप्लोमेटिक डिस्कशन और कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, CII।
उसके बाद आता है फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो मेजर ऑर्गन्स हैं इनके वो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, BIS, positioned as the apex global financial hierarchy. BIS is alleged to hold sovereign immunity and includes 63 central bank members, including the US Federal Reserve System and major European Central Bank. Federal Reserve System भी है, Group of 30, G30, Wolfsburg Group, Institute International de Etudes Bankers. तो जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ बैंक है, कॉन्फिडेंशियल यूरोपियन क्लब ऑफ बैंक CEOs फाउंडेड इन 1951, ये भी इसमें शामिल है। कॉर्पोरेट बोर्ड ओवरलैप, एलीट इंडिविजुअल्स होल्ड सीट्स इन बोर्ड एडवाइजरी काउंसिल्स। तो ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आता है ग्लोबल स्टेट एक्टर्स एंड इंटेलिजेंस यूनिट्स। तो जो इंटेलिजेंट मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं, साइऑप्स को जो देखती हैं, वो इसमें रहती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में OSI है, ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, डिफेंस इन्फ्लुएंस यूनिट्स। साथ में GEC, ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर, जो कि US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में आता है। यूके में है JTRIG, 77 ब्रिगेड हमने देखा था। रशिया में FSB, SVR, GRU है। चाइना में प्रोपागेंडा एंड इंफॉर्मेशन लीडिंग ग्रुप है, CCP की। मीडिया एजेंसीज एंड प्लेटफॉर्म्स, ये इन्फ्लुएंस करता है आम लोगों को, और कैसे करता है। मीडिया एजेंसीज एंड प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्ट पावर ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। न्यूज़ एजेंसीज अंडर इन्फ्लुएंस है, रॉयटर्स फाउंडेशन एंड बेलिंगकैट, BBC एंड ब्रिटिश काउंसिल प्रोजेक्ट्स। इस वजह से इनकी जो रिपोर्टिंग होती है काफ़ी स्क्यूड होती है, कई बार एंटी इंडिया होती है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस प्लेटफॉर्म्स एंड साइऑप नेटवर्क्स, USAID, जिसने काफ़ी हुड़दंग मचाया था बांग्लादेश में रिसेंटली, पिछले साल। ये गवर्नमेंट ओवरथ्रो करने के लिए फंड्स देती है, और डेमोक्रेट्स इसको काफ़ी यूज़ करते हैं CIA के ज़रिए। USAID funded media programs, grants for journalist training, media capacity building। ये मीडिया के नाम पे मुखौटा लगा के आते हैं, और जहाँ पे रिजीम चेंज करना होता है वहाँ पे USAID और NED, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये दो बॉडीज़ जो हैं ये आके बेतहाशा पैसा खर्चा करके रिजीम चेंज करती हैं, जो कि US को सूट करे या वेस्टर्न पावर्स को सूट करे। साथ में स्वीडिश साइकोलॉजिकल डिफेंस एजेंसी है। रीजनल एंड नॉन स्टेट इन्फ्लुएंस केसेस हैं, जो कि रशियन ऑपरेशंस ग्रुप हैं, थोड़े टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं। तो ये तो इनका स्ट्रक्चर था। तो हमने समझा इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कितने टीयर्स हैं, कैसे ये काम करते हैं, क्या काम करते हैं, आइए वो देखते हैं। ये काफ़ी डेडली हैं, ये तबाही काफ़ी मचाते हैं। तो जो भी इनके अगेंस्ट जाता है या जो भी इनकी पोल खोलता है, उसको ये अप्रूव कर देते हैं। आइए देखते हैं इनके पास्ट इंसिडेंट्स कौन से रहे हैं, शायद आपको थोड़ा याद भी हो। 1953 का जो ईरानियन कू था, ऑपरेशन AX, वो इन्होंने किया था। CIA और MI6 ने मिलकर के ये किया था। क्यों किया था? टू सिक्योर वेस्टर्न कंट्रोल ओवर ईरानियन ऑयल कब्जा करने के लिए, एंड इंस्टॉल द शाह एज अ प्रो वेस्टर्न ऑटोक्रेट। तो शाह के पहले जो थे मोहम्मद मोसादेक, तो उनको हटा करके शाह को, जो उनका टट्टू था, उसको बिठाया गया था। 1953 में किया गया था, ये CIA ने किया था MI6 के साथ। उसके बाद असैसिनेशन ऑफ PM लियाकत अली खान, ये 1951 में किया था। लियाकत अली खान जो है ये पहला वो था, लियाकत अली खान जो है ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, और इसको उड़ा दिया गया था। ये कोल्ड वॉर डायनामिक्स के चलते किया गया था। मेरी पिनोशे मेयर का मर्डर किया गया था 1964 में। ये जॉर्ज टाउन की सोशलाइट थी, JFK इज नोन लवर, ये आइटम थी जॉन एफ कैनेडी की, और ये एक दिन टहल रही थी और इसको गोली मार दी गई थी। इसको काफ़ी सारी अंदर की बातें पता थी। CIA की काउंटर इंटेलिजेंस चीफ रिपोर्टेडली broke into her studio hours after her death. Many believed she was silenced to prevent disclosure. इसको काफ़ी कुछ पता चल गया था, तो उसको शांत करने के लिए उसको उड़ा दिया गया था,
और उसका प्रेमी जो है जॉन एफ कैनेडी, उसको 1963 एक साल पहले उड़ा दिया गया था। क्यों किया गया था? Kennedy's push to restrain the CIA and military industrial complex, oppose war escalation, threatened entrenched interests. तो CIA को कंट्रोल करना चाहते थे ये, तो CIA ने इन्हीं का नंबर लगा दिया। और ये भरी दोपहर ही हुआ था। ये एक मोटर कैवलकेड चल रही थी, उसमें बैठे हुए थे ओपन टॉप में, और इनको शूटर ने उड़ा दिया गया था। और काफ़ी फाइल्स डिक्लासिफाई की गई हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। CIA का एक प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा भी था, जो कि डोमेस्टिक साइऑप्स करता था। ये काफ़ी सारे ड्रग्स लोगों को देता था बिना उनके जाने, और उसके बाद उनकी स्टडी करता था। एक सीरियल भी लूजली इस बेसिस पे बना था, शायद आपने देखा होगा, स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसमें MK अल्ट्रा का थोड़ा दिखाया गया है। ये काफ़ी काफ़ी पॉपुलर हो चुका था जब डिक्लासिफाई हुआ था, और इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ और सीरीज़ भी बन चुके हैं। आप ये स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन। असैसिनेशन ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान जो हैं, उनको भी ख़त्म कर दिया गया था CIA के ज़रिए। मोटिव ये था कि ऑपोजिशन टू मुजीब्स प्रो इंडिया पॉलिसीज़, ये प्रो इंडिया थे, तो इस वजह से इनको उड़ा दिया गया था। कॉन्स्पिरेसी थियोरीज इम्प्लिकेट US CIA एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो थी, उन्होंने मुजीबुर रहमान को ख़त्म कर दिया था 1975 में, और अपने टट्टू को बिठा दिया था। COINTELPRO एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिप्रेशन 56 से 70 के बीच में हुआ था। FBI's covert campaign to surveil, infiltrate, and disrupt US social and political groups such as Black Panthers, civil rights movement। तो सिविल राइट मूवमेंट को क्रश करने के लिए, जो कि 60s में काफ़ी तूल पकड़ रहा था, उसको FBI ने किया था। JFK linked targeting by CIA, including luminaries like Patrice Lumumba। ये 1960s कोल्ड वॉर एरा में हुआ था। CIA का इन्वॉल्वमेंट इन regime change and assassinations of global figures aligned with non-Western blocs, contain leftist movements, suppress nationalization and advance US strategic interest। ये कहाँ किया था इन्होंने? ये कॉन्गो में, ग्वाटेमाला, वियतनाम, तो अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। मेरी पिनोशे मेयर्स नॉलेज ऑफ सच प्लॉट्स इज साइटेड एज मोटिव फॉर हर मर्डर, जो कि JFK की आइटम थी, हमने पहले देखा था। तो उनको 64 में जोड़ाया गया था इस वजह से, क्योंकि उनको इस बारे में काफ़ी पता था, जो कि ऑपरेशंस चल रहे थे। ऑपरेशन टू पाक। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का गढ़ है। ये कैसे बना? ये अमेरिका ने बनाया था, जो कि उनके प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कबूल भी किया था स्काई न्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो ये देखते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ था। ये, इसका नाम था ऑपरेशन टूपाक, और ISI से मिल करके किया गया था। ये शुरू किया गया था 1988 में। भुट्टो भी तब थी, भुट्टो गई थी नॉर्थ कोरिया से वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेके आई थी, जो कि AQ खान को बिठा करके, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर था, वो कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं था, फिर भी उसके नाम पर पे कहा गया था कि उसने न्यूक्लियर वेपन बनाया है। वो दरअसल आया था नॉर्थ कोरिया से, और मिसाइल टेक्नोलॉजी पास की थी यूरोप से, US से नॉर्थ कोरिया को। तो पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व था, और ख़ास तौर पे बेनज़ीर भुट्टो इसमें इन्वॉल्व थी। कोवर्ट पाकिस्तानी ISI ऑपरेशन सपोर्टिंग सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स इन कश्मीर। तो कश्मीर में जो अलगाववाद कर रहे थे, जो आतंकवाद किया जा रहा था पाकिस्तान के ज़रिए, वो US करवा रहा था ऑपरेशन टू पाक के अंदर। ये था टू डिस्टेबलाइज इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस एंड प्रॉक्सी वॉरफेयर, ऑनगोइंग लेगेसी ऑफ ISI बैक्ड इंसर्जेंसी सपोर्ट। आज तक भी आतंकवादी ठोके जाते हैं जो कि बॉर्डर पार से आते हैं। ऑपरेशन ग्लेडियो एंड नेटो स्टे बिहाइंड नेटवर्क्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। 1950 से 1990 करीब 40 साल तक ये था।
Secret stay behind armies in Europe used in some cases for false flag terrorism and political destabilization. Political destabilization करने के लिए फॉल्स आर्मीज बनाई गई थी जो कि स्टे बिहाइंड थी, वो कहीं जाती नहीं थी. Discredit leftist parties, maintain control of European politics through fear and manipulation. तो लोगों को डराने के लिए ऐसी आर्मीज कागज पे बनाई जाती थी, ये होती नहीं थी. European parliamentary inquiries confirm Gladio's existence, controversies over alleged actions. ये आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं. ईरान कॉन्ट्रा अफेयर. कॉन्ट्रा जो है ये रेबल्स थे निकरागुआ में, और उनको बंदूकें सप्लाई की जाती थी, गोला बारूद सप्लाई किया जाता था सीआईए के जरिए. तो जो प्लेन यूएस से जाते थे निकरागुआ, उसमें बारूद और ये बंदूकें गोलियां भरी रहती थी जो कि रेबल्स को दी जाती थी वहाँ की गवर्नमेंट को गिराने के लिए. और वहाँ से ड्रग्स आती थी यूएस के अंदर, और गवर्नमेंट जो है वो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करता था. ये मिड 80s में होता था, और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित थे वहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन थे. अफ्रीकन अमेरिकन को वीक करने के लिए ये किया जाता था. इसके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं. एक बहुत रिसेंटली जो मैंने देखी थी वो थी किल द मैसेंजर. तो आप अगर वो देखना चाहें आपको उसमें आइडिया मिलेगा. उसमें एक पत्रकार था 1996 में, उसने उसको सबूत हाथ लगे थे और उसने एक खुलासा किया था. उसका नाम था गैरी वेब, और उसको भी उड़ा दिया गया था 7 साल बाद. ईरान कॉन्ट्रा अफेयर मिड 80s में था. ये था कोवर्ट यूएस आर्म्स सेल टू ईरान टू फंड कॉन्ट्रा रेबल्स इन निकरागुआ सर्कमवेंटिंग कांग्रेशनल बैन्स. तो ईरान में भेजे जा रहे थे बंदूकें, और वहाँ से जो पैसा था उसको भेजा जा रहा था निकरागुआ, और वहाँ पे रेबल्स को आर्म किया जा रहा था. और ये डायरेक्टली नहीं कर सकते थे कांग्रेस के जरिए, इस वजह से इस ढंग से किया जा रहा था. 1997 में जॉन कैरी जो वहाँ के एक सेनेटर हैं, उन्होंने भी इस बात का कबूल किया था. Maintain anti-communist proxy warfare beyond public oversight, congressional investigations, mainstream consensus, recognized covert CIA involvement. Assassination of Princess Diana. Princess Diana को भी मार दिया गया था क्योंकि मोटिव था conspiracy theories claim MI6 and royal family orchestrated her killing to prevent marriage to दोदी अल फायद करके उनका लवर था, इजिप्शियन मुस्लिम थे वो, और उनको पोटेंशियल प्रेगनेंसी हो सकती थी, इस वजह से उनको मार दिया गया था. मोहम्मद अल फायद रिपीटेडली अक्यूज स्टेट एक्टर्स. मोहम्मद अल फायद जो हैं दोदी अल फायद के फादर थे. 2 ऑफिशियल इंक्वायरीज, ऑपरेशन पैजेट डिनाइड इट. एक बाकायदा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पैजेट. सुसुरलुक स्कैंडल एंड टर्कीज डीप स्टेट. डीप स्टेट टर्की में भी है, और ये तो आपको साफ पता ही चल रहा होगा कि टर्की तो डेवलप क्यों कर रहा है, क्योंकि टर्की को डेवलप कराया जा रहा है. टर्की का इंडिजिनस कुछ नहीं है, ये दरअसल फ़ायदा उठाता है, दोनों तरफ खेलता है. नेटो के साथ भी खेलता है, यूएस के साथ, और साथ में ये रशिया का भी टट्टू है. तो इस वजह से टर्की की अभी काफ़ी बल्ले बल्ले चल रही है. टर्की के साथ क्या हुआ था, 1996 में एक इंसिडेंट हुआ था जिससे ये एक्सपोजर हुआ था कि ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था सुसुरलुक में. रिवील्ड कोऑपरेशन अमंग टर्किश स्टेट ऑफिशियल्स, इंटेलिजेंस एजेंट्स एंड ऑर्गेनाइज क्राइम्स. तो जो चोर हैं वो सिपाही के साथ मिले हुए थे. तो डीप स्टेट इतना डीप रन कर रहा था. डेमोन्स्ट्रेट्स डीप स्टेट स्ट्रक्चर मेंटेनिंग सेक्युलर स्टेटस को एंड सप्रेसिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन. Turkish courts and journalism, journalists identified extra-legal networks inside state apparatus. तो ये अपनी मनमानी करते थे और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी ये लोग करते थे. ये टर्किश डीप स्टेट था. अगर आपको याद होगा 2001 में जो नेपाल की रॉयल फैमिली है उसको मार दिया गया था. तो ये नेपाल का रॉयल मैसेकर है. ये कराया था चाइनीज़ ने अमेरिकन हेल्प के साथ. Crown Prince Dipendra allegedly kills multiple royal family members, resulting in a dynastic succession crisis. ये प्रो इंडिया थे. तो इनको रास्ते से हटाने के लिए चाइना ने ये खेल खेला था. Many allege external orchestration by Chinese intelligence to shift Nepal's political alignment. अब आप अगर देखेंगे तो नेपाल जो है वो काफ़ी कम्युनिस्ट बन चुका है. तो वो करने के लिए उनको प्रो इंडियन रॉयल्टी को हटाना था.
तो ये किया गया था, हमारे नेपाली भाई बहनों के साथ ये ज़्यादती की गई थी। तो ये है डीप स्टेट, असलियत इसकी। तो क्या ये सिर्फ यही करता है? नहीं, ये रिजीम चेंज भी करता है। आइए देखते हैं रिजीम चेंज कैसे करता है ये। अरब स्प्रिंग कराया था इन लोगों ने। ये कराया था 2010 से 2013 के बीच में। मैंने एक इस पे वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप अरब स्प्रिंग का डिटेल्स देखना चाहते हैं मैं इसका लिंक अटैच कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। ये MENA रीजन में था, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में। ये फंडिंग इसकी जो आई थी NED, मैंने जैसे पहले कहा, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये यूएस की एक ब्रांच है जो पैसा बहाती है, पैसा लुटाती है रिजीम चेंज के लिए। यूएस एड के साथ USAID, ये दोनों जो हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान में भी कराया था, इन लोगों ने रिजीम चेंज बांग्लादेश में भी बहुत रिसेंटली कराया था, और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वो भी इन लोगों ने कराई थी। तो जहाँ कहीं भी आपको लड़ाई दिख रही होगी जिससे यूएस को फायदा हो रहा है, उसमें NED और USAID जरूर जरूर शामिल होंगे। इंडिया में भी इन्होंने काफी पैसा बहाया था जॉर्ज सोरोस के फंडिंग के थ्रू। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है ये, और ये सब मिल करके काम करते हैं। तो इसमें फ्रीडम हाउस भी था, NED था, USAID था और OSF था। OSF जॉर्ज सोरोस का है, उसका बेटा एलेक्स सोरोस आजकल चलाता है। आउटकम्स: रिजीम चेंजेस इन टूनिसिया, इजिप्ट, लीबिया, अनरेस्ट इन सीरिया, बहरेन। तो आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये थोड़ी इमेजेस हैं जो कि अरब स्प्रिंग से हैं। ये खास तौर पे ये इमेज जो दिख रही है, जो आदमी चल रहा है, ये था मोहम्मद अबू अजीज़ी, जो कि एक ठेले वाला था, लेकिन इसने अपने आप को आग लगा ली थी और उसके बाद सारे दंगे भड़के थे। और ये खास तौर पे दंगा भड़काते हैं, दंगा भड़का के रिजीम चेंज करते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट लाते हैं। सेम चीज़ जो बांग्लादेश में हुई थी, सेम चीज़ जो पाकिस्तान में हुई थी। तो ये था अरब स्प्रिंग। उसके बाद इंडिया में भी इन्होंने किया था, पता नहीं आपको पता चला कि नहीं। तो सडनली 2011 से 2013 के बीच में काफ़ी सारे प्रदर्शन हो रहे थे। तब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और वो काफ़ी सालों से वहाँ पे सेट हो गई थी और उनको हिलाना मुश्किल था। तो उनको हटा के अपने टट्टू को बिठाने के लिए काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये अन्ना हज़ारे ने शुरू किया था, और इसी के बीच में 2012 एंड में दिसंबर के आसपास निर्भया कांड भी हुआ था। तो क्योंकि लोग बाहर आना शुरू हो गए थे, निर्भया कांड के बाद भी काफ़ी लोग आए थे, और ये 2013 तक चला, जब लोकपाल बिल के बारे में बात चल रही थी। इसमें नोन लिंक्स टू फोर्ड फाउंडेशन का हाथ साफ दिखता था, कबीर NGO करके था, उसका हाथ भी था, OSF जो कि जॉर्ज सोरोस की NGO है, उसका हाथ था। अरविंद केजरीवाल्स NGO रिसीव फॉरेन फंड्स, ये तो उसी का फोर्ड फाउंडेशन CIA का टट्टू था। तो वो आया था। क्रिएशन ऑफ आम आदमी पार्टी तब बनी थी। केजरीवाल बिकेम CM ऑफ दिल्ली। तो जिनको हिलाया नहीं जा सकता था शीला दीक्षित को, उनको हटाने के लिए और अपने टट्टू को बिठाने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था, और बहुत लोग बहक गए थे, और ये सबसे करप्ट यही लोग थे, और अपने आप को साफ दिखाते थे, सर्टिफिकेट बांटते थे। अगर आप उसमें इन्वॉल्व थे तो आपको ये दिखाई दिया होगा। मैं तब दिल्ली में ही था, तो मतलब मेरी टीम से लोग छुट्टी मार के जाते थे, जंतर मंतर बैठते थे। क्यों? क्योंकि प्रदर्शन करना है बेफजूली का। तो फंडिंग बाहर से आती थी, इस वजह से लोग भाग भाग के जाते थे। तो ये था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इंडिया भी इसमें चकमा खा चुका है। गेजी पार्क प्रोटेस्ट, ये टर्की में हुआ था, 2013 में हुआ था। इसमें एलिज्ड सपोर्ट विया फॉरेन फंडेड टर्किश सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। सिविल सोसाइटी एक बहुत डेंजरस नाम है, और NED और USAID जो हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे काम करते हैं। तो अगर कभी भी आपको ये सुनाई देता है तो चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि ये लोग खुराफात करते हैं। आउटकम क्या थी? स्पार्क ब्रॉडर एंटी अर्दोगन सेंटिमेंट बट फेल टू चेंज गवर्नमेंट। ये थोड़ी इमेजेस हैं गेजी पार्क प्रोटेस्ट की, और जहाँ कहीं भी आगजनी होगी, पत्थरमारी होगी, पत्थरबाजी होगी, वहाँ पे आप समझ लीजिए कि जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ है।
यूरो मैदान, यूक्रेन की प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी? ये यूरो मैदान प्रोटेस्ट से शुरू हुई थी 2013-14 में। इसमें जो एनजीओज और फॉरेन लिंक्स निकल के आए थे वो थे एनजीओज लाइक कैनवस, एनईडी, ओएसएफ। तो एनईडी यूएस है, डेमोक्रेट्स खास तौर पे, ओएसएफ है आपका ये जॉर्ज सोरोस का एनजीओ, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, विक्टोरिया न्यूलैंड एक रेजिम चेंज एक्सपर्ट है जो कि पाकिस्तान जा चुकी थी, श्रीलंका जा चुकी थी, बांग्लादेश भी गई थी रिजीम चेंज के पहले। अम, और डोनाल्ड लू भी हैं, उसका भी नाम अगर आप रिसर्च करना चाहें तो आप देख सकते हैं। आउटकम क्या था? प्रो रशियन प्रेसिडेंट यानुकोविच आउस्टेड। तो यानुकोविच जो थे वो प्रो रशियन थे, उनको हटा करके उन्होंने अपने टट्टू को बिठाया था। और क्रिमिया क्राइसिस यहीं से शुरू हुई थी, जो कि कब्जा कर लिया था रशिया ने। ये है यूरो मैदान प्रोटेस्ट 2013-14 की पिक्चरें। तो लोग बहुत जोश में आते हैं और कहते हैं कि हम रेवोल्यूशन लाएंगे, हम चीज़ें सही कर देंगे, लेकिन वो टट्टू होते हैं, भाड़े के टट्टू होते हैं, और वो दरअसल रजीम चेंज करना चाहते हैं। येलो वेस्ट मूवमेंट ये फ्रांस में हुआ था 18 से 20 में। ये ग्रास रूट लेवल पे था, लेकिन इसमें थोड़ी रशियन लिंक फंडिंग भी आई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये लोग जो थे ये येलो वेस्ट पहनते थे और उसके बाद प्रदर्शन करते थे, और इनको मज़ा आता था पेरिस चलाने में। करीब 2 साल चला था ये। हांगकांग प्रोटेस्ट जो कि 1920 में हुए थे, 2019-2020 के बीच में हुए थे। और इसमें एलिगेशंस था कि एनईडी जो है वहाँ से फंडिंग आई थी और ओएसएफ का इन्फ्लुएंस था, सपोर्टेड बाय यूएस पॉलिटिशियंस। एक्स्ट्राडिशन बिल को विड्रॉ किया गया था, चाइना इम्पोज नेशनल सिक्योरिटी लॉ, इससे मौका मिल गया चाइना को हांगकांग पे ज़्यादा कंट्रोल करने का। ये थोड़ी इमेजेस हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत सारी भीड़, लाखों की भीड़ आ रही है, आगजनी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इस ढंग से ये लोग रिजीम चेंज करते हैं। कैनेडियन ट्रकर प्रोटेस्ट ये हुआ था 2022 में, कोरोना के बाद। एनजीओज, फॉरेन लिंक्स, मोस्टली ग्रास रूट्स, क्राउड फंडिंग, प्लेटफॉर्म्स यूज्ड बट एलिज्ड फॉरेन डोनर इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें एलिज्ड फॉरेन डोनर इन्वॉल्वमेंट थे। कोविड 2019 मैंडेट प्रोटेस्ट, ओटावा occupied emergency powers invoked briefly। तो ये कैनेडियन ट्रकर्स प्रोटेस्ट थे। बीएलएम प्रोटेस्ट, और इसको लेकर के यूएस काफ़ी चलाया जा चुका है। ये 2020 में हुए थे। मेजर डोनर्स थे ओएसएफ जो कि जॉर्ज सोरोस तब लीड कर रहा था, फोर्ड फाउंडेशन और टाइट्स फाउंडेशन। नेशनल इम्पैक्ट ऑन पोलिसिंग पॉलिसीज एंड अवेयरनेस, पाक कल्चरल शिफ्ट। काफ़ी दंगे हुए थे क्योंकि ये बंदा जो है, जो आप देख रहे हैं, ये जॉर्ज फ्लॉयड था, और इसको पुलिस वालों ने पकड़ के ये नी चौक में लगाया था। और जब भी कोई एनफोर्समेंट ऑफिसर ऐसे करता है, शत प्रतिशत तो नहीं, 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है इस विक्टिम की मरने की। बहुत रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में भी ये हुआ था, जहाँ पे एक इंडियन को ऐसे किया गया था। वो अपनी वाइफ के साथ शाम को टहल रहा था, उसको ऐसे किया गया था और फिर उसकी मौत हो गई। ये ज़्यादातर देखा गया कि जब भी ऐसे नी चोक किया जाता है तो बंदा बचता नहीं है। जॉर्ज फ्लॉयड के साथ भी यही हुआ था, उसके बाद काफ़ी आगजनी हुई थी और ब्लैक लाइव्स मैटर करके मूवमेंट शुरू हुआ था। फार्मर्स प्रोटेस्ट जो किसान का प्रोटेस्ट था, वो भी फंडेड था, बाहर से फंडेड था। तो इंडिया में 2 हो चुके हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और फार्मर प्रोटेस्ट। फार्मर प्रोटेस्ट इसलिए काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था क्योंकि दिल्ली में तब आम आदमी पार्टी वो थी जो कि सीआईए का टट्टू था, फोर्ड फाउंडेशन का। तो इसमें लिंक्स निकल के आए थे, डायरेक्ट सपोर्ट विया खालिस्तानी लिंक डायस्पोरा सोरोसस एनजीओ अब्रॉड। तो ये डायरेक्ट लिंक इसमें निकल के आए थे, और लेड टू रिपील ऑफ फार्म लॉज जो थे, जो कि एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी थी, क्योंकि यूएस चाहता है इंडियन मार्केट्स में घुसना। और अभी भी जो ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, ट्रम्प जो इतना बयानबाजी कर रहा है, उसके लोग जो इंडिया के अगेंस्ट में बयानबाजी कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो जीएमओ क्रॉप्स जो हैं वो इंडिया में लाना चाहते हैं। फिर बीज जो है वो यहाँ पे डेवलप नहीं होगा, फिर उन्हीं से खरीदना पड़ेगा और उससे कैंसर बहुत होता है। तो इंडिया नहीं चाहता है कि वो हो।
और फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्म लॉज लाए गए थे और उन्हीं के टट्टुओं ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि इसको आने नहीं देंगे। तो जो टिकैत विकैत थे और जो बाकी टट्टू थे उन लोगों के, उन लोगों ने अमेरिका के बेस्ट पे ये प्रोटेस्ट किए थे, इंक्लूडिंग ग्रेटा थनबर्ग्स टूल किट लीक। पहली बार पता चला था कि ये लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड कैसे हैं, क्योंकि इनका टूल किट होता था। और ये सोशल मीडिया के थ्रू अपना आइटनरी जो है वो, टूल किट जो है वो शेयर करते थे कि क्या बोलना है, कब बोलना है और किसको टारगेट करके बोलना है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी तस्वीरें थी। वहाँ पे टेंटों में एसी लगाए गए थे, पिज़्ज़ा बंटते थे और वहाँ पे थोड़े रेप भी हुए थे। एक लेडी का गैंग रेप हुआ था और एक बंदा मर भी गया था वहाँ पे, उसको मार दिया गया था, लिंच कर दिया गया था। तो ये सब नौटंकियाँ हुई थी वहाँ पे और ये हुए थे 2020-2021 में। उसके बाद ईरान में भी प्रोटेस्ट हुए थे मासा अमीनी की। तो मासा अमीनी जो है, ये उनकी तस्वीर है। तो उनको मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने हिजाब ठीक से नहीं पहना हुआ था। उसके बाद सब लोग रोड पे उतर आए थे और प्रदर्शन किए थे, जो कि जस्टिफाइड भी था। फिर कैंपस प्रोटेस्ट आजकल काफ़ी चल रहे थे, इसी साल काफ़ी चल रहे थे, जब ट्रम्प आए हैं। तो पिछले साल भी चल रहे थे जब इसराइल गाज़ा पे एक्टिविटी कर रहा था। तो खास तौर पे आईवी लीग्स में क्यों? आईवी लीग्स इसलिए क्योंकि काफ़ी जो पैसा फंडिंग उनकी आती है वो आती है मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट में खास तौर पे कतर से। और कतर जो है वहाँ पे इतना भर भर के पैसा देता है ताकि वहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जा सके, और इन्फ्लुएंस का यूज़ ऐसे होता है। तो 2023-2024 में हो रहा था ये। एलिज सपोर्ट funding through SJP, AMP, and other organizations with links to Islamist or Arab funders, nationwide visibility, political polarization, and in US campuses, arrests and suspensions. और इसमें इंडियंस भी जो वहाँ पे गए थे उन पे भी प्रेशर डाला जाता था कि वो प्रो पैलेस्टाइन बने और एंटी इसराइल बने, क्योंकि वहाँ पे फंडिंग ऐसी आती थी और वहाँ पे कोई सरवाइव नहीं कर सकता जब तक वो प्रो पैलेस्टाइन ना बने। तो ये थोड़े वो हैं इमेजेस कैंपस प्रोटेस्ट के, प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट के। उसके बाद कजाकिस्तान में अनरेस्ट हुआ था 2022 में। वहाँ पे रशियन आर्मी को आना पड़ा था कंट्रोल करने के लिए। तो ये काफ़ी सारे रिजिम चेंज ऑर्केस्ट्रेशंस थे जो कि शैडो स्टेट, डीप स्टेट के फंडेड थे। भारत में जो ओएसएफ का 2014 से चल रहा है उसके बारे में एक बार देखते हैं। 2014 में इंटॉलरेंस का असहिष्णुता के ऊपर काफ़ी बयानबाजी हुई थी, आपको अगर याद हो। अवार्ड वापसी करते थे लोग, अवार्ड वापस करे दे रहे थे, बहुत नौटंकी चल रही थी। तो ये इंटेलेक्चुअल्स लिंक टू ओएसएफ बैक प्लेटफॉर्म्स एम्पलीफाइड नैरेटिव, तो इनको पैसा आ रहा था, इस वजह से ये नौटंकी कर रहे थे। काफ़ी सारे मूवी स्टार्स ने किया था, काफ़ी सारे थिएटर एक्टर्स ने किया था, काफ़ी सारे राइटर्स और जिनको भी अवार्ड जनरली मिला था, नेशनल अवार्ड मिले थे या पद्मा अवार्ड्स मिले थे, वो वापस कर रहे थे क्योंकि इनको पैसा आया हुआ था, करोड़ों आए हुए थे। उसके बाद 2016 में जेएनयू के अंदर हुआ था, आज़ादी के स्लोगन्स चिल्लाए गए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि फैकल्टी को, ये फैकल्टी बहुत हरामजादे हैं वहाँ के, खास तौर पे जेएनयू के, टीआईएसएस के, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के, इनको बहुत पैसा आता है ओएसएफ और एनईडी पार्टनर इंस्टीट्यूशन से। फिर 2018 में आपको याद होगा कठुआ का रेप केस हुआ था जम्मू में, और ग्लोबल कैंपेन बाय एनजीओज विद फॉरेन लिंक्स। तो आप सोच सकते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो फॉरेन फंडिंग से क्यों हो रहा है। निर्भया का भी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें काफ़ी भीड़ उमड़ के आई थी, वो अपने तरफ से उमड़ के आई थी, लेकिन उनको उससे आइडिया मिला। और उसके बाद काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे आप हाथरस का ले लीजिए, चाहे आरजी कार का ले लीजिए। जब भी ऐसा कुछ होता है उसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है, उसको यूज़ करते हैं ये शैडो स्टेट। 2018 में भीमा कोरेगांव वायलेंस हुआ था, तो उसमें जो एक्टिविस्ट अरेस्ट किए गए थे उनको फंडिंग मिली थी फॉरेन एनजीओ से, इंक्लूडिंग ओएसएफ लिंक्ड वंस, जॉर्ज सोरोस का, एलेक्स सोरोस का। एंटी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट्स
तो 2019 में हुए थे। ओएसएफ ओपनली सपोर्टेड एंटी सीए वॉइसेस। रिहाना ने भी इसमें थोड़ा टिप्पणी की थी, बकवास की थी, और उसका कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी वो पढ़ती थी। फार्मर प्रोटेस्ट में उसने बयानबाजी की थी। फोर्ड फाउंडेशन ग्रांटीज ऑर्गेनाइज दी प्रोटेस्ट्स। हाथरस में 2020 में हुआ था मैसिव ऑनलाइन कैंपेन रन बाय ऑर्ग्स विद एफसीआरए वायलेशन। एफसीआरए वायलेशन, जितने भी एनजीओज थे जिनको गलत पैसा आ रहा था बाहर से, वो लोग इसको स्पॉन्सर कर रहे थे, वायलेट करके एलिज्ड ओएसएफ टूल किट स्टाइल पुश। तो आप देख रहे हैं ये सब जो है, कोई इंसिडेंट होता है, खास तौर पे लेडीज को लेकर के कोई इंसिडेंट होता है, उसके बाद इन लोगों की फंडिंग आती है और ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, या फिर कोई नया लॉ आता है और लॉ के अगेंस्ट में, सीए एक लॉ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो जब भी पार्लियामेंट में पास होता है या प्रस्तुत होता है, ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं इंडिया के लीगल सिस्टम को वीक करने के लिए। तो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा इन चीज़ों से। फार्मर प्रोटेस्ट, फार्म लॉज आए थे, उसको रिपील कराने के लिए सब किया गया था। डायस्पोरा एनजीओज इन यूके कैनेडा विद ओएसएफ और फोर्ड फंडिंग सपोर्टेड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोटेस्ट्स। हिजाब प्रोटेस्ट हुआ था कर्नाटका में, ये 2022 में हुआ था। ग्लोबल इस्लामिस्ट एंड एनजीओ नेटवर्क्स एम्पलीफाइड द इश्यू। ओएसएफ फंडेड द कैंपेन। मणिपुर वायलेंस जो था वो भी बाहर से पैसा आया हुआ था। ग्लोबल ट्राइबल ह्यूमन राइट्स एनजीओज लिंक टू ओएसएफ और यूरोपियन डोनर्स। तो बाहर से ये पैसा आता है और फिर ये लोग करते हैं, और ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये पब्लिकली अवेलेबल है, इस वजह से हम ये कोलेट कर पाए। ये करते कैसे हैं, इनका इकोसिस्टम क्या है? जो इकोसिस्टम की बात होती है, ये कैसे डेवलप करते हैं? इकोसिस्टम में होते हैं मीडिया पोर्टल्स, लीगल एनजीओज, एकेडमिक लिंक्स, सिविल मूवमेंट्स करते हैं ये लोग, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सपोर्ट करते हैं। ये एंटिटीज काम करती हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन है। आपको शायद देखते ही पता चल जाए कि ये लोग कौन हैं। तो द वायर, स्क्रोल और कैरावान ये मीडिया हाउसेस हैं जिनको इनडायरेक्ट पैसे आए थे, उनको इनडायरेक्ट पैसे आए थे ओएसएफ ग्रांटीज से। उसके बाद एडीआर, जो कि अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट में एडीआर ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इनका पैसा आता है फोर्ड फाउंडेशन से। फिर लॉयर्स कलेक्टिव है, पीयूसीएल है, एचआरएलएन है, ये सब लीगल एनजीओज हैं, और इनके कईयों के एफसीआरए और फॉरेन फंडिंग केसेस चल रहे हैं, या उन पे सुनवाई हो चुकी है और उनके लाइसेंसेस पे जो है कार्रवाई हो रही है। एकेडमिक लिंक्स, जैसे कहा था, जेएनयू में, टीआईएसएस में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, यहाँ पे जो फैकल्टी है ऑफन एसोसिएटेड विद ओएसएफ फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, तो ये बिकाऊ हैं, बिक चुके हैं। सिविल मूवमेंट्स, हमने जैसे देखा था कि हमें उल्लू बनाया गया कैसे, आईएसी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और साथ में शाहीन बाग और एंटी सीए प्रोटेस्ट में। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शामिल रहती हैं, जैसे एमनेस्टी इंडिया, जिसका एफसीआरए कैंसिल कर दिया गया है, बहुत इरेगुलरिटीज थी। ग्रीन पीस इंडिया, ऑक्सफैम इंडिया। तो जितने भी मेजर कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं उसमें ऑक्सफैम वाले रिलेटेड अगर जजेस हैं, तो वो कैसे आपको अनबायस्ड जस्टिस दिला पाएंगे? तो ये है इनका इकोसिस्टम, और इनकी फंडिंग आती है फॉरेन से। वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगली बार फिर मिलेंगे चेयर पे चर्चा पे। नमस्कार।